हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंट्रेन बजा देते हैं। डरता नहीं हो। That I will be president for all Americans. जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पनामा के हवाले से तो लाजमी होगी, लेकिन आज की बड़ी अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान क्वेटा में होने वाली दहशतगर्दी की है। Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan. बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में आज एक बार फिर दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई है, जहां पर कार खुदकुश धमाका जो कि आईजी ऑफिस के बाहर किया गया, उसमें अब तक के इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद जाँ बहक हैं और 20 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, जबकि बाकी आम शहरी हैं, और इस तरह जख्मियों में भी सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और आम शहरी भी शामिल हैं। एक बड़े अरसे के बाद क्वेटा को एक बार फिर इस तरह की दहशतगर्दी का, इस तरह से कार खुदकुश बम धमाके का निशाना बनाया गया है। और आज चूंकि जुम्मतुल विदा था तो उस हवाले से यौमुल कुद्स की रैली भी निकाली जानी थी क्वेटा में। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कल ही भारत के जासूस कमांडर कुलभूषण यादव का एक दूसरा एतराफ़ी बयान सामने आया था, जिसमें उसने अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों के मज़ीद एतराफ़ात किए, मज़ीद इंकिशाफात किए, और उसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील भी कर दी। पहले एतराफ़ी बयान में भी कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने का एतराफ़ किया था, और दूसरे वीडियो बयान में भी उसने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में खासतौर पे क्वेटा और कराची को लिंक करके किस तरह से रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रही है, उसका एतराफ़ कुलभूषण यादव ने कल के वीडियो बयान में किया था। और आज भी जो क्वेटा में कार खुदकुश बम धमाका हुआ है, उसमें जो कार इस्तेमाल हुई है वो कराची की नंबर प्लेट की है, कराची के रिहायशी के नाम की है। तो इस तरह ताने बाने जाकर कहाँ मिलते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कुलभूषण यादव का एक बड़ा एतराफ़ी बयान सामने मौजूद है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और खासतौर पर यहाँ पर यह बात भी नोट करने के काबिल है कि अगरचे एक बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई है क्वेटा में, लेकिन जितना धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ उसको अगर देखा जाए, उसको अगर एग्जामिन किया जाए, 80 किलो का धमाका खेज मवाद, तो उस हवाले से कहीं ना कहीं शुक्र अदा करना चाहिए कि उतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। अगरचे एक जान का शहीद होना भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही से, क्योंकि 80 किलो का धमाका खेज मवाद था, उस बहुत बड़ी क़यामत खेज तबाही से क्वेटा शहर बच गया है। इसके अलावा जो आज की दूसरी बड़ी खबर है वो पनामा GIT के हवाले से है, जिसके लिए हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए अब सिर्फ 16 दिन का वक्त रह गया है, क्योंकि 10 जुलाई को हतमी रिपोर्ट पेश करनी है पनामा GIT ने। और आज एक बहुत अहम पेशी हुई साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब की, कि जिन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी तफ्तीश की थी।
कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपने साथ लेके गए। पेश होने से पहले भी उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की और वापसी पर भी उन्होंने मीडिया से बात की। कुछ खत वगैरह उन्होंने दिखाए कि जी ये लेटर्स हैं जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट को लिखे गए थे, वो बतौर दस्तावेजात, बतौर सबूत उन्होंने प्रेजेंट किए। कुछ और डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने की हैं। रहमान मलिक साहब का मीडिया टॉक करते हुए क्या कहना था? सारी रिपोर्ट को ऑन करने जा रहा हूं, उन लेटर को भी ऑन करने जा रहा हूं, और मैं 2 लेटर और उस प्रेसिडेंट को जो लिखे थे विद एविडेंस देने जा रहा हूं। फाइनली मैं ये कहूंगा कि मैं उस वक्त निकलूंगा बाहर जब जीआईटी फुली सेटिस्फाइड हो जाएगी हर वो क्वेश्चन जो मनी लॉन्ड्रिंग पे है। मैं हॉकी का प्लेयर हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मेरे गोल होते हैं और आज गोल करके निकलूंगा। रहमान मलिक साहब की आज पेशी के मौके पे क्या कहना था वो आपने सुन लिया। कल कैप्टन सफ्दर की पेशी है, उसके बाद इतवार और सोमवार 2 दिन ईद की छुट्टी है। मंगल के रोज से पनामा की जीआईटी दोबारा काम करना शुरू कर देगी। 16 दिन रह गए हैं हतमी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए। इसके अलावा आज की खबर यह भी है कि कल जो जीआईटी ने एफबीआर पे इल्जामात लगाए थे कि वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, तो एफबीआर ने जीआईटी का ये बयान मुस्तरद कर दिया और कहा है कि जीआईटी बताए कि आखिर कौन सा रिकॉर्ड है जो उसे नहीं दिया जा रहा, और कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि एफबीआर की तरफ से कंसील किया जा रहा हो। तो यानी कि जीआईटी और इदारों के दरमियान जो झगड़ा है वो मजीद संगीन होता जा रहा है। उधर वाजिद ज़िया की तकर्री, उनकी तैनाती एज जीआईटी हेड, वो भी चैलेंज कर दी गई है कल। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर बाबर आवान साहब वो भी जल्द ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर समान कायरा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। और सबसे पहले तलाल चौधरी साहब आपके पास में आऊंगी। जो कोयटा में आज बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, कल ही कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान जिसमें उसने लिंक किया एक बार फिर से कि बलूचिस्तान और कराची को कनेक्ट करके रॉ किस तरह से कार्रवाइयाँ करती है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल एक तो ये फैक्टर है और इस पे कोई दो राय नहीं है कि इंडिया तो वाज़ेह तौर पर ऑफिशियली भी कह चुका है सीपैक के बारे में, और यकीनन बहुत सारे और लोग भी जो इस खित्ते के हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये जो सीपैक के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के हवाले से ये मामला इसी तरह आगे चलें जिस तरह के पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। और इसमें आज कोयटा और उसके बाद पारा चनार में इसी तरह की दहशतगर्दी हुई। और हमारे त्यौहार पे अमूमन जब खुशी का मौका होता है या फिर इस तरह के मौके जबकि पाकिस्तान की जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान में अमन के हवाले से जो चीजें हैं जब बेहतर होने लगती हैं तो फिर से, और ये इसमें जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल बैरूनी हालात इसमें इसके बहुत सारे शवाहिद हैं, और इन शवाहिद की बुनियाद पर ही पाकिस्तान जो है से बात भी करता है। कई दफा दूसरे मुमालिक से जो हमारे तल्लुकात हैं उनमें भी कशीदगी आती है। और मैं समझता हूँ ये जो काबुल में धमाके हुए हैं पिछले कुछ अरसे में और उसके अलावा अफगानिस्तान में, ये आज जो कोयटा में हुआ है या पारा चनार में हुआ है, ये वहाँ से भी कोई ना कोई उसका ब्लोबैक या कोई ना कोई वजूहात वहाँ से भी जुड़ी होंगी, क्योंकि उस पे भी अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान के बहुत सारे मुख्तर हलकों में और बहुत रिएक्शन शो किया था, और उनका यही कहना था कि गालबन किसी न किसी तरह पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन हालांकि हमारी तरफ से उसको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी दी गई, कहा भी गया। हमारे दोस्त भारत जो हैं वो भी अभी तक वहाँ पर नहीं मिल रहे, जो कि अभी तक हम समझते हैं कि वो अगवा किए गए हैं। वो किस स्टेज पर किसने अगवा किए हैं ये भी मालूम होना बाकी है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि ये अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से ये जो धमाके हैं इसका ताने बाने वहां से जुड़े हुए। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
असद उमर साहब, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो कुलभूषण ने दोबारा से एतराफ किया है, मजीद तफसीलात उसने बताई कि किस तरह से बलूचिस्तान और कराची को कनेक्ट करके दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करके रॉ जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाती रही बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। फिर क्वेटा में पारा चनार में धमाके हो जाना, इसके साथ कुलभूषण की रहम की अपील कर देना आर्मी चीफ साहब से। क्या कहेंगे असद उमर साहब आप इस पे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे तलाल भी पहले कह रहे थे, हिंदुस्तान जो है भारत वो सिर्फ हालिया सालों की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखलअंदाजी भी करता है, यहाँ पर अपने एजेंट्स भी भेजता है और दहशतगर्दी की वाक़यात जो हैं उसके अंदर भी मुलव्वस पाया जाता है। कम से कम पिछले 20-25 साल से तो हम देख रहे हैं एक्टिव रोल उनका सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक बड़ा रोल रहा है और बलूचिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में शायद सबसे ज़्यादा। इवन नॉर्थ के अंदर अगर आप देख लें तो आपको कनेक्शंस नजर आएंगे, वहाँ पे टीटीपी के कनेक्शंस भी नजर आते हैं इंडिया के साथ और बाकी भी जो दहशतगर्द तंजीमें उनके नजर आते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कुछ हमारी अंदरूनी कमजोरी भी है। दुश्मन तो फायदा उठाता है, लेकिन दुश्मन कोई कमजोरी होती है तो उसका फायदा उठाता है। और जो एक कोशिश की गई है पिछले 2-3 साल के अंदर, और उसमें ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है दहशतगर्दी के वाक़यात के कंट्रोल करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। लेकिन जाहिर है हम अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां मुकम्मल तौर पर हम इस पर काबू पा सके। तो हमें अपना जो है वो बिल्कुल ये बांगे दौल कहना चाहिए हमें। केस में तो बार बार कहता रहा हूँ, जो इंडिया करता रहा है पाकिस्तान में, खास तौर पर कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद, उसके एतराफिया बयान के बाद, हमें ये बयानियां जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहिए और बड़ी एग्रेसिवली फैलाना चाहिए कि किस तरीके से भारत जो है वो खत्ते का अमन तबाह कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे अपने लेने के इक़दामात हैं उन पर भी हमें नजर डालनी चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर कितना हम कामयाबी से अमल कर सकें, कितना नहीं कर सके, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। असद उमर साहब, आपने 2-3 बड़े जबरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं। एक तो ये कि अंदरूनी कमजोरी है, इस तरह के बैरूनी अनासर तो काम करते ही हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी कमजोरियां हैं। फिर एग्रेसिवली हमें बयानियां भारत की इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान में हमें वो बिल्ड करना है। अब जो एग्रेसिवली बयानियां बिल्ड करना है वो तो गवर्नमेंट ने करना है। तलाल चौधरी साहब से मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन जो अंदरूनी कमजोरी है, कमर ज़मान कायरा साहब आपसे इस पर मैं कमेंट चाहूंगी कि सियासी जमातें जिससे तकसीम का और सियासी निफाक का शिकार नजर आती हैं, पनामा पर जिस तरह से सियासी जमातें और तकसीम का शिकार हैं, आखिर हम मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते दहशतगर्दी के खिलाफ, भारत की इस दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में? शुक्रिया गरीदा। पहले तो मैं सारी कौम के साथ बिल्कुल ये एक इज़हार हमदर्दी है, उन खानदानों के साथ भी इज़हार ताज़ियत है जिनके प्यारे आज इस हादसे में जाम भाग हुए, शहीद हुए, जख्मी हुए, पारा चनार में और कोयटा में। कोयटा और पारा चनार और दोनों अलग अलग सूरत हाल है। कोयटा के अंदर होने वाले धमाके उससे कुछ अर्सा कबल, कुछ दिन कबल बल्कि जीवनी में जो गाड़ी पे हमला हुआ, जो बैरिया के नौजवान अफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे, उसमें 2 हमारे जवान शहीद हुए, 3 जख्मी हुए। उससे पहले दरबार पे हमला हुआ, खुद कुछ धमाका हुआ, उसमें बहुत सारे लोग काम आए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। उससे पहले कोयटा शहर एक टारगेट रहा। ये है बेसिकली क्या, हिंदुस्तान इस पे शामिल है। कुलभूषण के इतराफी बयान और ज्यादा इसको सबूत देते हैं, लेकिन ये कोई इनका बिल्कुल सही कहा असद ने कि ये कोई नई एंट्री नहीं है बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की। कई साल, कई दहाइयां पहले भी, दहशतगर्दी की इस जंग से पहले बलूचिस्तान के अंदर कौम परस्ती की मूवमेंट थी। कौम परस्ती की मूवमेंट हकूक के हवाले से थी, लोगों को बहुत हद तक एक्सप्लॉइट किया गया और काफी हद तक उनके मुतालबात में दुरुस्त भी थे। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे कोई कुदरती वसाइल हमारे हवाले नहीं मिल रहे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये सारे इशूज को भी हिंदुस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट किया और उस वक्त की लीडरशिप को, और जो लोग कौम परस्ती के नाम पे बलूचिस्तान की अलहदगी की मूवमेंट चलाते थे उनको हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन उसको तो हमने 18वीं तरमीम में NFC में क्योंकि बलूचिस्तान में फौज पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे इक़दाम उठाए गए जिसपे सारी कौमी क़यादत इकट्ठी थी। हमारा सिर्फ हुकूमत का काम नहीं था, सारी कौमी क़यादत उस पर इकट्ठी थी और उनके इमाम पे ये फैसले किए गए, उनकी मर्जी से ये फैसले किए गए।
उसके सम्राट ये आए कि जो कौम परस्तों के सवाल थे, कुदरती वसाइल के हवाले से, तकसीम दौलत के हवाले से, बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, वो बहुत हद तक प्रिंसिपली एड्रेस हो गए। ठीक, लेकिन जब वहां से ठहराव आया और वहां से कुछ बेहतरी के आसार शुरू हुए, तो वहां पे हिंदुस्तान ने एक और चीज को हवा दी, और ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि अब वहां फिरका वारियत है, वहां लश्कर जंगवी है, वहां स्पाई साहबा है, वहां पे और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कभी हजारास पे अटैक करते हैं, कभी दीगर लोगों पे अटैक करते हैं, और इस जंग को जो कल कौम परस्ती की जंग थी, अब इसको एक और जंग का रंग बनाया जा रहा है। कभी दाइश के पंजे वहां से नजर आते हैं, किसी वक्त हमें वहां पे फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ईरान के साथ महाजराई करती है और हमें ईरान के साथ मुत्सादम कराने की कोशिशों में नजर आती है, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन कायरा साहब, इस सारे का हल क्या है? कायरा साहब, ये सारी बातें वो हैं जिनका सबको इदराक है, पीपल्स पार्टी को भी इदराक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको समझती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि गवर्नमेंट में है, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह जानती है, समझती भी है, लेकिन इसका हल कहाँ है? अब देखिए, एक दिन में 2 शहरों में, क्वेटा में और पारा चनार में धमाके हो जाना, शहीद हो जाना, और जुमातुल विदा के मौके 2 काम करने वाले हैं गरीदा जी, 2 काम करने वाले। एक तो ये है कि हमारी हुकूमत जो काम करने हैं, जिस तरह नेक्टा को फाल करने की जरूरत है, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की जरूरत है, काउंटर नैरेटिव को बड़े जोर से अमल दरामद करने की जरूरत है, जितना काम हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है, वो इनसफिशिएंट है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान और बाकी हमारे जो इदारे हैं उनको फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंटों को आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। पर दूसरा काम इन सबसे ज्यादा जरूरी है जी, और वो ये है कि हमें कौमी तौर पे, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे कौम को भी इसके सामने खड़ा होना होगा। ये अगर हम कहें कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान और पुलिस और बाकी इदारे कर लेंगे तो ये नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ये काम कर, इसलिए कि इसके डांडे, इसके कड़ियां जो हैं, लेकिन कौम तो खड़ी है, कौम तो खड़ी है। जो शहीद होते हैं बेचारे, जो जख्मी होते हैं, वो आम शहरी होते हैं, आम पाकिस्तानी होते हैं, मतलब 60-70 हजार। खड़ी है कौम, नहीं खड़ी है कौम, नहीं खड़ी है कौम। अगर खड़ी हो तो ये इंतहा पसंद क्यों आप अपनी अपनी दुकान चमकाएं? मैं असद उमर साहब से, मैं जरा असद उमर साहब से इसका जवाब लेती हूँ, असद उमर साहब से इसका जवाब लेती हूँ। एक छोटी सी मुझे बात अपनी मुकम्मल करने दे गरीदा जरा। अर्ज यह है कि कौमी क़यादत तो सारी इकट्ठी होकर दहशतगर्दी की इस जंग में कौमी गवर्नमेंट के साथ है, अपनी फौज के साथ है। जितनी एपीसीज हुई, हमने सारी जमातों ने गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। पार्लियामान के अंदर जब इस पर डिबेट हुई, जो रेजोल्यूशन हुए, सब जमातों ने सपोर्ट किया। पॉलिटिकल सपोर्ट तो है, लेकिन कौम के अंदर जो फिरका वारियत बढ़ी हुई है, इन मुलायत को हमने काबू करना है। तो गोया आप कह रहे हैं कि जो सियासी क़यादत है वो तो मुत्तहिद है, लेकिन कौम को मजीद मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगरचे मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगी, लेकिन मैं असद उमर साहब का इस पे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। असद उमर साहब, जो पानामा पे पूरी सियासी क़यादत जिस तरह से तकसीम है, आपको नहीं लगता कि आज क्वेटा में जो दहशतगर्दी हुई है बड़ी, पारा चनार में 2 इससे क्या ताल्लुक बन गया खरीदा? सर, पानामा पे जिस तरह से पूरी जी गरीदा, देखिए सियासत जो है वो तमाम, अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखती है तो जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज होती हैं, उनका अपना अपना नुक्ता नज़र होता है और वो भरपूर एक दूसरे से मुकाबला भी करती हैं। तमाम दुनिया की जमहूरियत में ये होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जहां मामला सियासी नौइयत का ना हो, जहां कौमी नौइयत का मामला हो, तो क्या वहां पर सियासी जमातें इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर फैसले कर सकती हैं या नहीं कर सकती? तो पिछले यही जो इस वक्त पार्लियामान चल रही है, जो पिछले 4 साल से चल रही है, अगर आप इसका जायजा लें तो ज़र्ब-ए-अज़्म लॉन्च होनी थी तो वो पार्लियामान के अंदर मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसकी सपोर्ट की गई। नेशनल एक्शन प्लान जो है तमाम सियासी पार्टी साथ बैठ के उन्होंने मिलकर साइन किया और इम्प्लीमेंटेशन वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें कर रहे हैं। तो मैं अपनी सियासी पार्टी की नहीं बात कर रहा, तमाम सियासी पार्टीज ने ये दिखाया है हमें कि जहां पे कौमी मामलात आते हैं, जहां कौमी सलामती की बात आती है, तो तमाम सियासी पार्टियां यकजा होकर फैसला करने की सलाहियत और काबिलियत रखते हैं। जो मसला हो रहा है वो उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन का है। वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो बुनियादी तौर पे वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने करनी है। सर, यही मेरा सवाल था। अंदर तो सर, एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। अगर आप मुझे यहीं पर एक सवाल पुट अप करने की इजाजत देंगे कि फैसला साजी में ठीक है, आपने कहा कि जी एपीसीज हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने वो तमाम मिसालें दे दी। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंटेशन करवाने में अपोजिशन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर
वो किरदार अदा करती हमें नजर नहीं आती जो पानामा के मामले पे करते नजर आती है। जिस तरह से पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर पानामा के मामले पे जोर डाले हुए है, वैसे ही नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पे जोर नहीं डाले हुए है। उस पर तो हमें कोई बात ही सुनने में नहीं आती है असद उमर साहब। नहीं, आप एक्चुअली ये थोड़ा सा आप शायद एग्जैजरेट कर दिया आपने कि आपने कहा कि कोई बात भी सुनने को नजर नहीं आती है। ज्यादा घन गरज उस पर इसलिए नहीं नजर आती, जरा मामले की नौयत का फर्क समझें। पैनामा के ऊपर कुछ सियासी पार्टीज जो हैं या ऑपोजिशन की जो सियासी पार्टीज हैं, उनका ख्याल ये है कि वजीर आजम जो हैं उन्होंने जुर्म किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत का ये यकीन है कि वजीर आजम जो हैं वो बेगुनाह हैं। तो दोनों की जो पोजीशन है, दोनों की जो पॉलिसी स्टैंस है, वो एक दूसरे से मुतसादिम है। तो इसलिए उस पर आपको बहुत बहस मुबाहिसा नजर आएगा। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई बहस मुबाहिसा है नहीं। सब तलाल चौधरी भी वही कह रहे हैं, कमरुज़्ज़मा कायरा भी वही कह रहे हैं और मैं भी वही कह रहा हूं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही ना, आपको नजर आ रही है असद उमर साहब, इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो नजर आ रही है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं ना। जो कमजोरी नजर आ रही है वो कमजोरी पॉलिटिकल कंसेंसस की नहीं है, वो कमजोरी है हमारी इंप्लीमेंटेशन की जो क्वालिटी है, जो हमारी गवर्नेंस की क्वालिटी। मैं बार बार ये कहता हूं, बात आगे गवर्नमेंट पे। इस चीज के ऊपर ये सियासी तौर पर इसको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है, तो उसके ऊपर टॉक शोज नहीं होते। लेकिन आप नहीं सर, टॉक शोज बहुत होते हैं। कम से कम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जितने हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान पे या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कम टॉक शो होते हैं और नहीं, मैं जरा मुख्तलिफ बात कर रहा हूं। मैं गरीदा मैं जरा सी मुख्तलिफ बात कर रहा हूं। आपने जरूर किया होगा और भी लोगों ने किया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नेंस जो है उसकी क्वालिटी जो गिर गई है, जो हमारे इदारे कमजोर हो गए हैं, और वो बुनियादी तौर पर बैरूनी मुदाखलत, बैरूनी यानी मुल्क से बाहर की नहीं, या सियासी पार्टियों की मुदाखलत या फौजी हुकूमतों के दौरान जो है वो इनकी इंडिपेंडेंस जो कॉम्प्रोमाइज की गई है। चूंकि गवर्नेंस का सवाल उठ रहा है, इंप्लीमेंटेशन का सवाल उठ रहा है, तो इसके लिए तलाल चौधरी साहब वुड बी द बेस्ट पर्सन। और उसके बाद कायरा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी। जो आप बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए टॉक शोज में बहस बहुत कम होती है, तो सर आज भी हम यही बहस कर रहे हैं। आज भी ये टॉक शो है, इसमें हम बहस कर रहे हैं। लेकिन तलाल साहब पहले सर आप जवाब दे दी। मुझ पर सवाल करते हैं तलाल साहब, आप तलाल से जरूर पूछेगा सवाल। ये गरीदा मुझे सिर्फ एक दो जुमले बोलने दे। कायरा साहब कह रहे थे कि कौम जो है मुतहद नहीं है, मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा। प्लीज देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो है फरका वारियत जरूर ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, मुसल्लह ग्रोह भी हैं, तशद्दुद भी करते हैं, लेकिन ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गए पाकिस्तान के अवाम को जमीनी सतह के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान में आज भी शिया सुन्नी एक दूसरे के दोस्त भी हैं, शादियां भी होती हैं, उठते बैठते भी साथ हैं। तो कौम जो है वो अल्लाह के फजल से आज तक मुत्तहद है। हाँ, चंद दहशतगर्द जरूर हैं जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तलाल साहब बड़ी देर से खामोश हैं, हो चुके हुकूमत की गवर्नेंस पे और इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल उठ रहा है। तलाल साहब देखिए, जो तमाम लोग बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है तो गरीदा एक बात पे कंसेंसस है, और मैं भी ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने मैच्योरिटी का सबूत दिया है दहशतगर्दी वाले मामले पे। और जितना कंसेंसस दहशतगर्दी वाले मामले में कवानीन बनाने पर हो, किसी नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पर हो, बाकी तमाम चीजों पर हो, इवन जो कि आप दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, इसमें बहुत काम हुआ है और बहुत सारा कंसेंसस और मैच्योरिटी है। हाँ, अगर कहीं अपोजिशन और हुकूमत जहाँ मजीद कंसेंसस चाहिए, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए। सर, कंसेंसस पे तो पीटीआई भी आपके साथ एग्री कर रही है, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ एग्री कर रही है। असद उमर साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वही बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नैप सर, नेक्टा के लिए फंड्स अभी तक रिलीज नहीं हो सके। नेक्टा अभी तक एक तरह से गैर फाल पड़ा हुआ है, नेक्टा की वेबसाइट चल नहीं रही। तो फिर ये बताएं कि जो क्वेटा और पारा चनार में हुआ है सर, वो खामी कहाँ पे रह गई है सर अभी भी? देखिए, मैं अगर आप मुझे इजाजत देंगी, मैं बिल्कुल करने लगा हूँ। मैं देखिए, सबसे पहली जो पॉइंट है मैंने वो बताया, उसके बाद आप जो कह रही हैं
देखिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी चीज जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो फोर्सेस की हो, वो एजेंसीज की हो, वो एक दिन में नहीं हो सकती। फिर लोगों की जहन साजी जो है, वो जो नैरेटिव है जो हमने पिछले 3 साल में बड़ी मेहनत करके मैं कहूँगा कि फिरका वारियत भी फैलाई है, अपनी मजहब का तर्जमा भी समझाया है, नफरत भी फैलाई है, लोगों के हाथों में हथियार भी फैलाए हैं, हथियारों वालों को कोई और काम भी नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये 30 साल पे मुहैयत है, इस पे दूसरी नस्ल बल्कि तीसरी नस्ल उनकी पैदा हो गई है। कायरा साहब, आपके कमेंट्स और उसके बाद फिर हम जरा पनामा को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी भी आज काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फरीदा, गुजारिश ये है, तलाल साहब फरमा रहे थे कि चार्टर इकोनॉमी नहीं हो रहा, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना है, चार्टर गवर्नमेंट देगी, बाकी जमातों को उस पर दावत देगी तो जमातें उसके ऊपर बात करेंगी। ये गवर्नमेंट का काम है, बाकियों से मत करें, गवर्नमेंट अपना काम करे। दूसरी बात यह है, मैं कह रहा हूं बिल अब तक गवर्नमेंट नहीं है, कहां नजर नहीं आती वहां बिल ऑफ गवर्नमेंट हमें, इसलिए कि तलाल साहब के अपने जिला में एक वजीर दूसरे वजीर पे इल्जाम लगाता है कि ये दहशतगर्दों का साथी है, ये फलां तंजीम का नाम लेके कि फलां तंजीम का साथी है, वो कहता है ये फलां तंजीम का साथी है। अगर वो इल्जाम गलत है तो कौन को बताया जाए वो गलत है, वो दोनों माफी मांगे कौन से। दूसरा यह है कि हुकूमत की सफों में कौन सी जमात नहीं है, हुकूमत के MNAs MPAs पे, इनके वज़रा पे बाकायदा उन बैंड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनों के साथ लिंक्स के इल्जाम हैं, सबूत हैं, इनके मेंबर्स हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनों को मुकम्मल तौर पे चंदे इकट्ठे करने की, इनकी सड़कों के ऊपर यानी कहां इन्होंने उनको अकोमोडेट नहीं किया हुआ, लाल मस्जिद का आज तक फैसला नहीं कर पाए। ये जब चाहते हैं दहशत इंतहा पसंद तंजीमें खड़ी होती लेकिन सर कायरा साहब, वो कराची समेत सिंध में जब बाई इलेक्शंस हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने भी वहां के कुछ कलदम तंजीमों के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, वो भी मामला सामने। पार्टी ने किया तो गलत किया भाई, पीपल्स पार्टी ने किया तो गलत किया। कराची के हालात को और कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कह रहा हूं पंजाब में तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वहां तो MKM बाकी जमातों के साथ लड़ाई नहीं है, वहां तो इस तरह के माफियाज का इशू पंजाब में तो नहीं है। तो यहाँ क्लैरिटी के साथ बेल आनी चाहिए ना, मैं गवर्नमेंट के अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ साथ कि गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है, कौम को भी, हमें भी, मुझे भी, आपको भी। क्या मीडिया के अंदर वो लोग नहीं है जो दहशतगर्दाना माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं? वेरी बिल्कुल है, मुल्ला बैठे हुए बिल्कुल है और बढ़िया आपको लड़ना है, समाज के खिलाफ हमें लड़ना है, तो ये एक बड़ी लड़ाई है। ये लार्जर देन द साइज ऑफ फोर्सेज एंड लार्जर देन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट है। ये सोसाइटी की लड़ाई भी है और सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना है, बट उसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक लीड रोल अदा करने की जरूरत है। कायरा साहब, आप बहुत वैलिड, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं और जो बात आप पॉइंट कर रहे हैं वो इंतहा पसंदी के हवाले से है। टेररिज्म तो फिर भी हमने शिकस्त दे दी है, एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी बनती है ना। जी तलाल साहब, देखिए बात अगर सिर्फ बार देखिए, मैं तो चाह रहा था कि ये जितना वाकया हुआ है और उसका ओवरऑल जायजा लिया जाए। अगर पॉइंट स्कोरिंग का मामला है, देखिए इस 4 साल दौर में वो पंजाब हो या बाकी पाकिस्तान हो, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर से देखें चीजें बड़ी बेहतर हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। यहाँ सूबों ने भी काम किया है, वफाक ने भी। देखिए बाकी सारी चीजें 30-40 साल का जो गंद है और 30-40 साल में जो 3 नस्लें हमने जवान कर ली हैं, जो कि सोसाइटी का सेगमेंट है, हर सोसाइटी का, वो मीडिया से लेके पॉलिटिशियन से लेकर वो ग्रास रूट लेवल तक, मैं समझता हूँ हमारे डिपार्टमेंट तक, वो हर जगह फैला हुआ है। ये एक कैंसर की तरह, इसको निकालते थोड़ा वक्त लगेगा। अब तलाल साहब, मेरा ख्याल है कि कायरा साहब आपको सपोर्ट करने की ही बात कर रहे थे, वो सिर्फ उन चीजों की निशानदेही कर रहे थे कि जहां पर काम होना बाकी है। असद उमर साहब, कल FBR के हवाले से JIT ने रिजर्वेशंस दी कि FBR रिकॉर्ड नहीं दे रहा। आज FBR ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में, खुले अंदाज में कह दिया है कि जी, एक तरह से कह दिया है कि JIT गलत बात कर रही है, JIT झूठ बोल रही है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो FBR ने ना दिया हो। जी खरीदा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम कोई JIT के तो स्पोक्स पर्सन है नहीं, हमें नहीं पता कि JIT ने सही इल्जाम लगाया था या नहीं लगाया था, या FBR सही कह रहा है। हमें यह पता है कि JIT ने पहले जो एतराजात उठाए थे और उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कि वो
सच्चाई तक पहुंचने की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पास जमा कराई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उसने बाय एंड लार्ज जेआईटी के एतराजात को वैलिड माना था। उन्होंने कहा था कि ये सही एतराजात हैं, और कुछ वफाकी इदारों की इंतहाई सरगर्निश भी की थी। उन्होंने आईबी के चीफ के खिलाफ तो एक्शन लेने की भी बात की थी। तो हम तो सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें कोर्ट के जरिए या जेआईटी के जो स्टेटमेंट है उसके जरिए पता चल रहा है। सर मैंने बिल्कुल सवाल आपसे जेआईटी के स्पोक्स पर्सन के हवाले से नहीं किया था। मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था कि आप लोगों का, कह रहा हूं कि मैं, क्योंकि सर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इदारे नवाज शरीफ के मातहत इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, जबकि इदारे कह रहे हैं कि जी हम तमाम रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इस मामले में बिल्कुल बेकसूर। मैं आपको वही तो जवाब दे रहा था, मैं गरीदा उसी का जवाब दे रहा था कि मेरे पास तो वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है ना, तो मेरी क्या बुनियाद होगी इस पे कि मैं देखकर ये फैसला करूं कि हाँ इदारे सही बोल रहे हैं या जेआईटी सही बोल रही है। तो मेरे पास जो सबसे मोतबर जरिया मौजूद है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो कह रहा है कि जेआईटी जो इल्जामात लगा रहा है वो उमूमी तौर पर सही इल्जामात हैं। मैंने आपको नाम लेके बताया कि जहां पे उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो यही सुप्रीम कोर्ट पहले भी, अगर आपको याद हो, जो पैनामा का केस चल रहा था, उन्होंने कहा कि नैब मरहूम और मकफूर हो चुकी है, उन्होंने कहा इदारे मफलूज हो गए हैं, दफन हो गए हैं। वही हमें खतरा था, और जो हमें जिस बात का हमने खदशा पहले जिसका इजहार किया था कि वजीर आजम ऊपर बैठे रहेंगे, उनके लगाए हुए लोग इदारे चलाते रहेंगे, तो मुश्किल होगी तहकीक करने में। उसकी जो है वो कन्फर्मेशन हो गई। जेआईटी ने भी यही एतराज कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी यही कह रहा है कि हुकूमती इदारे रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब इदारे बार बार कह रहे हैं कि जी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था, जितना भी था वो हमने दे दिया। कमर ज़मान कायरा साहब, इंटरेस्टिंग चीज, आपको मिसाल दे दूं, मैं आपको एक चीज की मिसाल दे दूं जी बिल्कुल, क्योंकि जो एक चीज, एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है जिसके ऊपर बहुत बात की गई है, और वो अगर आपको याद हो, एसईसी ने जो चौधरी शुगर मिल का रिकॉर्ड मांगा गया था, जेआईटी ने कहा कि वो हमें नहीं दिया गया, और केस को बैकडेट से बंद करने की कोशिश की गई है। यही सवाल चौधरी शुगर मिल का जो खत लिखा था, एसईसी ने इन्वेस्टिगेशन खोली थी और उन्होंने लंदन की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खत लिखा था, उसके बारे में मैंने दरियाफ्त किया था कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में। जी बिल्कुल, 1 दिसंबर को यह मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग 1 दिसंबर की मीटिंग में जवाब यह दिया गया कि जी हमें कानूनी माहिरों से मशवरा लेना पड़ेगा कि ये कौमी असेंबली कोई कायमा कमेटी को दी जा सकती है कि नहीं है, जो कि एक मजाक है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के पास मुकम्मल इख्तियार है किसी भी दस्तावेज को मांगने का। उसके बाद से, और आपने वहां पे काफी खिंचाई भी की थी, आपने उस इजलास में काफी खिंचाई की थी, और वो नहीं दे रहे। ठीक है, वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली 7 माह में उन्होंने नहीं दिया, वैलिड पॉइंट। कमर ज़मान कायरा साहब, आज 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, एक तो कंफर्म्ड है, दूसरी अभी अनकंफर्म्ड है। वो ये कि आपके रहमान मलिक साहब, आपकी पार्टी के, वो तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात सबूत लेके पहुंच गए हैं, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। नंबर 2, आपकी ही पार्टी के रहनुमा सेनेटर बाबर आवान साहब, उनके बारे में खबरें अफवाहें हैं कि वो पीटीआई में जा रहे हैं। गरीदा, पहली बात जो इदारों का रोल है ना, इस रोल को देखना चाहिए आपको कि हुकूमती तर्जुमान, वजीर आजम साहब, हुकूमत के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल ऑर्गन्स हैं या उनके पॉलिटिकल लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनकी इस वक्त फायरिंग रेंज में जेआईटी भी है, और एक्चुअली जेआईटी नहीं है, अदालत है। जब से अदालत के अंदर मुकदमा चला था, अदालत अंडर फायर थी। जब जेआईटी के पास गया है तो जेआईटी अंडर फायर है, और जेआईटी के जरिए अदालत अंडर फायर है। अब वही काम, बैन ही वही काम जो उनके पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, वो सरकारी इदारे, एसईसीपी हो, स्टेट बैंक हो, नेशनल बैंक हो या एफबीआर हो, इनके सरबराहान भी कर रहे हैं। यानी अगर एसईसीपी वाले खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें तो देखना है कि ये खत लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो खत सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले एक खास मीडिया हाउस को लीक किया जाता है, उनको रिलीज होता है, सारे को नहीं, वहां से सबको जाता है। फिर स्टेट बैंक वाले आ जाते हैं, वो खत लिखते हैं कि जी हमारे साथ जेआईटी बड़ी ज्यादती कर रही है, बड़ी तौहीन कर रही है, बड़ी हजीमत कर रही है।
कायरे साहब क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, तो अगर आप क्विकली वाइंड अप कर लेंगे तो अच्छा होगा। फिर नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट आए वो भी यही कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट और इनका आपस में बिल्कुल एक जबान है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं। जो हमारा मौक़िफ़ अपोजिशन का था वो सर्टिफाई हो रहा है, लेकिन अदालत इसके साथ गवर्नमेंट को या इन इदारों को इनकी बात नहीं मान रही। अदालत कह रही है कि JIT दुरुस्त काम कर रही है। दूसरी बात, बाबर अवान साहब के बारे में मैंने भी सुना है कि वो जा रहे हैं। बाबर साहब बहुत अरसे से ऑलमोस्ट जा चुके हैं, वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के टिकट पे सेनेटर थे, इसलिए वो हमारे साथ बैठे हुए थे। अभी मार्च में वैसे उनकी सेनेटरशिप खत्म होने वाली है। बहुत सारी एडवाइजरीज देते हैं, वो प्रोफेशनली भी उनके साथ है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा कुर्बत भी है। लिहाजा अगर वो जा रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तलाल साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। तलाल साहब देखिए, एक तो बाकी सारी आपने पनामा की बात देखिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें JIT पर बहुत सारी चीजें जो है वो उन पर काम नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, वो उन्हें कबूल भी कर चुके, उन्हें एक्सेप्ट भी कर चुके और मान चुके, जैसे कि एक तस्वीर लिखी जाए। इसी तरह शिकायत के अंदर उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो बगिंग की मामला है वो उन्होंने खुद तस्लीम किया है। फिर उसके बाद जो अदारों के बारे में उन्होंने 7-8 अदारों पे मुख्तलिफ इल्जाम लगाए, उसमें से 2 के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने देखा, एक की तहकीक हो रही है और वो भी तहकीक में पता चल जाएगा। और मेरा सवाल ये है कि अगर इनकी कंप्लेंट दुरुस्त ना निकली तो JIT फिर मॉरली भी लीगली भी कहाँ खड़ी होगी? यानी जिनकी अपनी कंप्लेंट इतनी नाकस हो, सबूत ना हो, तो वो किसी की इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? ये बड़ा सवाल है। और एक आखिरी कमेंट, आज के दौर की और आज के शो की आपको बात यही रखनी चाहिए कि PTI के लिए वो पीपल्स पार्टी जो चोर और डाकू हुआ करते थे, आजकल ईमानदार मोमिन हैं। आजकल अगर कोई शामिल होता है उनकी खान साहब तारीफ करते हैं, उनके गले में वो अपना झंडा डालते हैं, फिर कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ PTI बनी थी और आज वही सेनेटर साहब हैं जिनके जाने पर आज PTI बड़ी। इस पे कमेंट असद उमर साहब का लाजमन लेना चाहिए था, लेकिन टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, तो इसको किसी और सर टाइम खत्म हो गया। जल्दी से मैं कमेंट दे दूं, PTI उस निजाम के लिए है जिसमें इदारे ताकतवर होंगे। कोई भी चोर या डाकू, चाहे वो PTI में हो, पीपल्स पार्टी में हो, PML में हो, इंशाल्लाह बचेगा नहीं। ठीक है, बहुत इस पे एक और प्रोग्राम बनता है। असद उमर साहब के इस स्टेटमेंट पे एक और प्रोग्राम बनता है कि कोई भी चोर डाकू PTI में सिस्टम से नहीं बचेगा। असद उमर साहब, तलाल चौधरी साहब, कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का भी बहुत शुक्रिया।